क्या आपने ओरिजिनल कैंग द कॉन्करर को नोटिस किया? क्या आपने ही हू रिमेन्स को नोटिस किया मार्वल स्टूडियोज के इंट्रो में? क्या आपने पिछली एंटमैन मूवी और वांडाविजन में दिखने वाले जिमी वू को नोटिस किया? अगर आपने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया देख ली है और आपके मन में कई सारे सवाल चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया को रिलीज हुए इतना टाइम हो चुका है कि डाई हार्ड फैंस अभी तक इसे देख चुके होंगे, पर अगर आपने किसी कारण से अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो पहले आराम से उस मूवी को देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। वीडियो कहीं जा नहीं रही तो अपना कैंग द कॉन्करर हमारे सामने आ चुका है और उसकी दहशत अब हमें समझ आ रही है। प्लस स्कॉट और उसके ससुराल वालों का एडवेंचर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो हम इस मूवी से समझ ही गए, पर इस मूवी से जुड़े कई सारे ऐसे डिटेल्स हैं जो आप फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। तो दोस्तों, मैं हूं सिन्हा और आज मैं आपको टॉप 10 डिटेल्स बताने वाला हूं एंटमैन द वास्प क्वांटममेनिया के। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए, सही में स्पॉयलर्स का ध्यान रखें, मजाक नहीं कर रहे, वीडियो इतनी लेट इसीलिए मैं बना रहा हूं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। मूवी के ज़्यादातर इवेंट्स क्वांटम रियल में होने की वजह से ऐसा पहली बार हुआ कि मूवी में कैसी की मां मैगी और उसके हस्बैंड पैक्सटन नहीं थे, प्लस स्कॉट के तीनों दोस्त भी नहीं थे। हालांकि सीजीआई कैरेक्टर वेब को आवाज़ दी डेविड डेस्टमेल्चियन ने, जिनके छेद से भरे जोक्स ने हमें बहुत हंसाया। हालांकि मूवी में रैंडल पार्क का कैरेक्टर जिमी वू शुरू के हैप्पी मोन्टाज में थे, जहां स्कॉट उसके साथ बिल पे करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड वैसे ही निकालता है जैसे उसने पिछली एंटमैन मूवी में निकाला था। जेनेट की क्वांटम रियल्म के एडवेंचर की स्टोरी लाइन ली गई है 2012 की एवेंजर्स कॉमिक बुक से, जहां 2008 की सीक्रेट इन्वेजन स्टोरी लाइन के दौरान वास्प जेनेट वैन डाइन एक लिविंग बायो वेपन बन जाती है और थॉर को मजबूरन उसकी बॉडी को स्कैटर करना पड़ता है। पर 2012 की एवेंजर्स यूनिटी डिवीजन में पता चलता है कि वास्प तब से माइक्रोवर्स की मुसीबतों का सामना कर रही थी और एवेंजर्स को सिग्नल भेजने की कोशिश कर रही थी। इवन मूवी में दिखने वाले कॉस्ट्यूम, व्हीकल्स और वेपन्स के डिजाइन भी इसी कॉमिक से इंस्पायर्ड है। हालांकि जेनेट ने पिछली मूवी में सबसे झूठ बोला। जब उससे पूछा गया कि क्वांटम रियल में कोई है तो उसने कहा नहीं, कैंग को किसी की चिंता नहीं थी, वो किसी को भी लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि उसे अपने किसी भी काम का कोई दुख नहीं था और इसके लिए वो बार बार बोलता जा रहा था कि वक्त उसके हाथ में है और जो शुरू हुआ वो खत्म होगा ही और वो अनहोनी को रोकना चाहता है और इसके लिए ही उसे क्वांटम रियल से बाहर आना होगा। अब सच्चाई ये है कि ये कैंग ही वो कैंग है जो कि सारे कैंग वेरिएंट्स को हराकर इनकर्जन्स और ढेर सारी तबाही रोकना चाहता है। इनकर्जन और यहाँ तक कि कैंग के वेरिएंट्स के आने के बारे में हम एमसीयू में पहली बार नहीं सुन रहे। इनकर्जन हिंट हो चुका है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। बेसिकली इनकर्जन के दौरान मल्टीवर्स श्रिंक होने लगता है, जिसकी वजह से एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स से टकराने लगते हैं, जिसमें या तो दोनों यूनिवर्स तबाह हो जाएंगे या कोई एक। ये इवेंट कॉमिक्स में जोनाथन हिकमैन की एवेंजर्स और न्यू एवेंजर्स रन के दौरान हुआ था, जो कि सीधे सीधे फैंस को ले गया 2015 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक की तरफ। इस हिसाब से कहा जा रहा है कि 2026 की मूवी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स भी इसी कॉमिक्स के इवेंट्स को यूज करेगी। बात करें कैंग वेरिएंट्स के आने की तो ही हू रिमेन्स ऑलरेडी लोकी और सिल्वी को बताता है कि उसे मारा तो उसके कई सारे इविल वेरिएंट्स आ जाएंगे जिन्हें रोकना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। अब यही सेम बात लोकी टीवीए में वापस आकर मोबियस और हंटर B-15 को बोलता है कि कैंग के कई सारे डेंजरस वेरिएंट्स आ रहे हैं और उन्हें तैयारी करनी होगी। पर तब भी इस मूवी में कैंग का हारना थोड़ा और लेजेंडरी दिखाया जा सकता था। जोनाथन मेजर्स ने कैंग की चिंता, उसकी ब्रुटैलिटी और उसका केयरलेस नेचर बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है और उनकी आगे की परफॉर्मेंस के लिए हम फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। इन सब के ऊपर कैंग रवोना के लिए सब कर रहा है, ये उसके दुखी चेहरे पर कहीं ना कहीं दिख रहा है, पर अभी कोई श्योरिटी नहीं है। केसी लैंग मूवी में हमें पहली बार वैसे ही दिखती है जैसे हमने उसके पिता स्कॉट को देखा था। स्कॉट लैंग हमें सबसे पहले जेल में दिखा था, जो कि वहां था विस्टा कॉर्प को हैक करने की वजह से। टेक्निकली वो लोगों की मदद कर रहा था क्योंकि विस्टा कॉर्प जानबूझकर अपने कस्टमर्स को ओवरचार्ज कर रहे थे। दूसरी तरफ कैसी ब्लिप में जिन लोगों ने अपना घर खोया उन्हें सेटलमेंट दिलवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, जिसके लिए उसे जेल हुई। टेक्निकली वास्प, होप वैन डाइन और जेनेट वैन डाइन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। होप और जेनेट दोनों मुसीबत के टाइम तुरंत सूटअप करके अपने आसपास के लोगों को बचाते हैं। इन सब के ऊपर जहां स्कॉट अपने मल्टीपल वर्जन्स पर पकड़ नहीं बना पा रहा था, वहीं वास्प बहुत आराम से उन्हें कंट्रोल कर पाती है। साथ ही साथ जहां स्कॉट के मल्टीपल वर्जन बन रहे थे प्रोबेबिलिटी की वजह से, वही हमें बैस्किन रॉबिन वाला स्कॉट भी दिखा, जो कि अजीब बात है क्योंकि प्रोबेबिलिटी उस टाइम के स्कॉट के हिसाब से होती है, ना कि टाइम में पीछे वाले स्कॉट के हिसाब से। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जैसे जैसे फेज वाइज आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस को पकड़ कर रखना मुश्किल होता जा रहा है। पहले ही एंटमैन के साथ ऐसे सवाल जुड़े हैं कि जब वो ऑक्सीजन एटम से भी छोटा हो जाता है तो वो सांस कैसे लेता है। वहीं यहाँ हमने देखा कि क्वांटम रियल में कैसी और स्कॉट अपना साइज बड़ा करने पर अपना हेलमेट उतार देते हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। इन सब के ऊपर यहाँ कैसी बड़ा होने के बाद जब छोटी होती है तब वो ऑरेंज स्लाइसेस मांगती है। ये कॉल बैक है सिविल वॉर का, जहाँ एंटमैन जाइंट पैन बन के वापस नॉर्मल होता है तब वो भी ऑरेंज स्लाइसेस मांगता है। इन सब के ऊपर एंड गेम में जब हॉकाई टाइम ट्रैवल करके वापस आता है तब भी स्कॉट उसके लिए ऑरेंज स्लाइसेस लेकर रेडी रहता है। कैंग एंटमैन को खुद को इंट्रोड्यूस करने के साथ बोलता है कि उसने कई एवेंजर्स को मारा है, जिनमें वो क्लियरली थॉर का नाम भी लेता है।
ये हमारी रनिंग थ्योरी भी है कि कैंग जिस एवेंजर को सबसे पहले मारेगा वो है थॉर। इन सब के ऊपर आपको इस प्राइम कैंग के एक एक शब्दों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इस पूरे मल्टीवर्स सागा में वो सब सच होंगे। मूवी का मेन फोकस था मल्टीवर्सल पावर कोर, जिसमें जेनेट को कैंग के द्वारा की गई तबाही और मल्टीवर्स का अंत दिखता है। ये मल्टीवर्सल पावर कोर ही उसे कहीं भी जाने में मदद करता है। ये कॉन्सेप्ट लिया गया है कैंग द कॉन्करर कॉमिक बुक से, जहां कैंग न्यूरोकाइनेटिक आनवरी में जाकर अपनी चेयर और अपनी शिप बनाता है और टाइम में पीछे जाकर अपने सारे वेरिएंट्स और मल्टीपल टाइमलाइंस को कॉन्कर करता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में मल्टीपल कैंग्स दिखाए गए, जहां पूरी दुनिया उन्हें काउंसिल ऑफ कैंग्स बोल रही है। वही मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये लोग काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स हैं। काउंसिल ऑफ कैंग्स को बनाया था प्राइम कैंग ने, जबकि काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स बनाया गया था मेन कैंग द कॉन्करर को हराने और मल्टीपल रियलिटीज पर अपना कंट्रोल बनाने के लिए। और कॉमिक्स में इसी ऑर्गेनाइजेशन को टेम्पोरल मॉन्स्टर एलायथ खत्म कर देता है ताकि मेन कैंग द कॉन्करर के कंट्रोल में सब कुछ आ सके। ये सेम चीज लोकी के सीजन 1 में भी हमें पता चली, जिसका मतलब ये जो काउंसिल हमें मूवी के मिड क्रेडिट सीन में दिखा है वो है काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स, जिसमें हम इमॉर्टस और रामाटट को नोटिस कर सकते हैं। और जो अरीना का जबरदस्त नजारा हमने नोटिस किया वो लिया गया है एवेंजर्स इशू 292 कॉमिक बुक से। यहाँ दिखने वाला मल्टीवर्स भी सेम था लोकी के सीजन 1 के लास्ट एपिसोड के मल्टीवर्स से। हमें एक और कैंग वेरिएंट यहाँ दिखा रामाटट और इमॉर्टस के साथ, पर उसे हम प्रॉपर्ली फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि वो कौन सा कैंग है। रामाटट कैंग का वो पास्ट वर्जन है जो कि टाइम में पीछे आकर इजिप्ट को रूल करता है और फैंटास्टिक फोर और अपोकलिप्स का सामना करता है। इमॉर्टस कैंग का फ्यूचर वर्जन है जो कि इस बात का ध्यान रखता है कि कैंग घूम फिर कर वही बने। दूसरी तरफ पोस्ट क्रेडिट सीन हमें बहुत आराम से मिलवा रहा है विक्टर टाइमली से। यही है कैंग प्राइम, मेन कैंग द कॉन्करर, जिससे हम मिले क्वांटमेनिया में, जो कि आगे जाकर सबको हराएगा और बनेगा ही हु रिमेन्स। अब क्वांटमेनिया की अपनी शर्मनाक हार के बाद कैंग अपने आप को छुपा रहा है 1901 में, जहां वो विस्कॉन्सिन में टाइमली नाम के शहर को स्टैब्लिश करने के बाद अपने कन्क्वेस्ट को शुरू करेगा। कॉमिक्स में कैंग टाइमली इंडस्ट्रीज को ऊपर उठाने के साथ साथ एवेंजर्स को ट्रैक करता है और शियार और स्क्रल्स को हराने के साथ साथ अपने सारे दुश्मनों को ट्रैक करता है। फिर वो यहीं पर पकड़ बनाने के बाद वापस जाता है 40th सेंचुरी में और डिस्कवर करता है डायमेंशन ऑफ कॉस्मोस और पिम पार्टिकल्स का पता लगाता है और बनाता है ग्रोइंग मैन, जिन्हें वो अलग अलग एराज में छुपा देता है ताकि समय आने पर अपने दुश्मनों के खिलाफ उन्हें यूज कर सके। तो दोस्तों ये थे 10 जबरदस्त डिटेल्स एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया मूवी के। मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ बहुत सारी इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, पर खोखले हेट के चक्कर में बड़ा मजा मिस मत कर देना। मल्टीवर्स सागा इस मूवी के साथ और इंटरेस्टिंग हो चुका है और अब मैं आने वाले मार्वल प्रोजेक्ट्स का वेट भी नहीं कर सकता। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको उसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप सीक्रेट इन्वेजन की पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अंजना एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।